संजय अनुसंधान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं निशांत राणा। आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर का लीग पेपर ही कह सकते हैं या फिर हमारे द्वारा एक बनाया हुआ एग्ज़ाम पेपर है जो 100% एग्ज़ाम में आना ही आना है। अगर आप इसकी तैयारी कर लें, भले ही आप कुछ ना पढ़े हों, अगर लगभग इससे आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। इतना सटीक पेपर बनाया गया है। तो पेपर का नाम है, आपको दिखा दूँ, बीएससी एग्रीकल्चर 6वें सेमेस्टर का है, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये पहला ही टॉपिक है। तो पहला ही पेपर है, तो देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहले दिए गए हैं। पहला है, बहुफसलीय सूचकांक मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स का सूत्र होता है। तो इसमें मल्टीपल इंडेक्स का सूत्र बताना है। मल्टीपल इंडेक्स का सूत्र होता है MCI इक्वल टू फसलों की संख्या इंटू उनके अंदर क्रमशः क्षेत्रफल अपॉन फसलोत्पादन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल इंटू 100। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये इसमें दिख रहा है। ये तीसरा नंबर है, ना कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब कोई नहीं होगा इसका, और राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चीन की कार्बनिक कृषि एक सीख। तो एक चीन की कार्बनिक कृषि का मतलब है, चीन में 1950 में एक कार्बनिक कृषि के लिए और कृषि को फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कानून लागू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई रासायनिक खाद का उपयोग करता है, रासायनिक खाद का प्रयोग करने वाले को पनिशमेंट दिया जाता था और उससे जुर्माना भी लगता था। तो उसके चलते दौरान 1950 के अंतर्गत 1959 और 1960 की भीषण गर्मी में जिसमें कई लोग मारे गए थे, लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे, और 1970 के दशक में लगभग 20 करोड़ लोग भुखमरी से ग्रस्त हो गए थे। तो उसमें पूछा गया है, चीन की कार्बनिक कृषि की एक सीख के 1950 के अंतर्गत 1959-60 की भीषण भुखमरी में कितनी मौतें व 1970 के दशक में कितनी जनसंख्या कुपोषण से ग्रसित हुई थी। तो कुपोषण से ग्रसित हुई थी, तो इसका आंसर अभी हमने आपको बताया था। तो इसका 7 करोड़ व 5 करोड़, 5 करोड़ व 7 करोड़, 20 करोड़ व 3 करोड़, और या फिर 3 करोड़ व 20 करोड़। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3 करोड़ व 20 करोड़। इसका पहला आंसर ही सही होगा, इसका पहला आंसर। तो हमने अभी बताया भी था आपको। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको एकदम धुआंधार लीग पेपर लेकर आया हूँ। लीग का पेपर ये इतना सटीक पेपर है, आप चिंता ना करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस सेशन को अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर दें, कि ताकि सभी लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है, धान प्लस मछली प्रणाली में सामान्यतः धान की एकल खेती की तुलना में कितने प्रतिशत अतिरिक्त लाभ होता है? तो इसमें पूछा गया धान और मछली प्रणाली। धान और मछली की प्रणाली में मतलब जब ये दोनों एक साथ की जाती हैं, तो केवल धान की ही खेती करने से, इस प्रणाली को अपनाने से कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो इसमें दिया गया है सामान 20% या 28% या 15%। तो इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 20% लाभ होता है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से 2 झाड़ीदार वृक्षों के पंक्तियों के बीच प्रक्षेत्र फसलों फील्ड क्रॉप की खेती करना किस फसल प्रणाली के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसे जरा ध्यान से सुनना। इसमें एक एग्री सिल्वीकल्चर और है, और आपका एलेकल्चर, ये 2 होता है। एग्री सिल्वीकल्चर में क्या होता है, 2 फील्ड क्रॉप के बीच कोई फसल उगाई जाती है, प्रक्षेत्र फसलों के बीच कोई फसल उगाई। लेकिन इसमें क्या है, 2 झाड़ीदार फसलों के बीच उगाई जाती है। वो प्रक्षेत्र फसलें जो 2 झाड़ीदार के बीच उगाई जाती हैं, उसे इले क्रॉपिंग, और यही ये पूछ रहा है, इले क्रॉपिंग ही होता है। ए बी नहीं होगा, ना उपयुक्त में से कोई, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया,
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय व मुख्यालय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय व मुख्यालय का, मतलब पूछा गया इसका मंत्रालय पूछा गया है और इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो आपको पता है कि भारतीय मौसम विज्ञान का मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है? तो मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और मुख्यालय का, मुख्यालय ये देखो कई बार पेपर पूछा गया है कि मौसम विज्ञान का मुख्यालय हेडक्वार्टर तो इसका नई दिल्ली है, तो इसका मेल इससे हो रहा है, तो पृथ्वी विज्ञान और नई दिल्ली, ना कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थलाकृति या फिर शिक्षा या पशुधन या फिर वर्षा। तो इसमें आपको जो दिया गया है कि कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो आपका कारक हो जाएगा इसमें पशुधन, ना कि वर्षा होगा और ना स्थलाकृति ना शिक्षा, ये कुछ भी नहीं होगा। और पेपर ज़रा गौर से पढ़ना, ना कि अगर गलती कर बैठे तो सीधा आप फिर पछताओगे बाद में। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विविध कृषि प्रणाली को किस प्रकार नाम से जाना जाता है? तो विविध कृषि प्रणाली को किस प्रकार से जाना जाता है? इसमें दिया गया है IFS विशेष खेती, जैविक खेती, पशुधन। तो इसमें अगर देखा जाए तो IFS ये प्रणाली होती है, इस प्रणाली के को ही विविध कृषि प्रणाली कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? तो किसमें पूछा गया कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? तो ऊर्जा की बचत, ये भी अगला है ऊर्जा की बचत, चारे की आवश्यकता, इनपुट विवेक दक्षता या फिर एक संचरण जोखिम, मतलब रिस्क वर्जन पूछा है, तो इसका रिस्क वर्जन ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आपको बड़े गौर से पढ़ना है, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर करना ना भूलें, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवेना फतुआ कृषि प्रणाली के किस कारक के अंतर्गत आता है? अवेना फतुआ कृषि प्रणाली किस कारक के अंतर्गत आता है? तो इसका कारक बताना है आपको। कारक है भौतिक, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर मैकेनिकल फैक्टर। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल फैक्टर, बी आंसर इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रास कार्प, रोहू, कतला और सिल्वर ग्रास कार्प, रोहू, कतला और सिल्वर कार्प किसकी प्रजातियां? देखो रोहू, अब जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो मुस्कुरा रहे हैं इस समय कि रोहू, कतला ये तालाब में पानी, ये सारी मछलियां तालाब में पाली जाने वाली मछलियां हैं, और अक्सर से गांव के तालाबों में यही जो लोग पालते हैं, यही मछलियों को, ये सबसे जल्दी बढ़ने वाली मछलियां होती हैं, वैरायटी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ना कि ये वैरायटी मुर्गी की भी नहीं है, मछली की वैरायटी ये है, और भेड़ की भी नहीं है, मधुमक्खी, तो किसकी वैरायटी? ये मछली की। इसका बी आंसर, सी आंसर इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मशरूम की प्रजातियां, अब देखो भैया मशरूम की प्रजातियां बताया गया। तो मशरूम देखो, बटर सफ़ेद मशरूम, ये तो सब जानते हैं कि बटर सफ़ेद मशरूम, और अब आ गया ऑस्टर मशरूम, अब पेडी मशरूम। अब आपको डाउट इसमें हो रहा है कि ऑस्टर मशरूम, ये पेडी मशरूम, क्या ये मशरूम क्या? देखो सीधी सी बात है, अगर मशरूम लगा है लास्ट में तो मशरूम तो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कभी किसी एग्जामिनर क्या होता है कि ऐसे पेपर को सेट करता है कि आपको उलझा देता है और समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी मशरूम की ऑस्टर और मशरूम पेडी स्टर मशरूम, अर्थात इसका ऑल ऑफ दी एबव उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मत्स्य बतख पालन प्रणाली में, देखो बड़े ध्यान से पेपर बड़े सटीक आंसर मिले हैं आपको एकदम से, जो पेपर में आने की 99.9% संभावना है।
और मत्स्य प्लस बतख पालन प्रणाली में 1 हेक्टेयर जलाशय पर मछलियों को भोजन बोले तो उनका खुराक देने के लिए कितनी बतख पाली जा सकती है। उसमें पूछ रहा है कि एक जलाशय या फिर तालाब है, उसमें मछलियों को पर्याप्त मात्रा में खुराक मिलती रहे, तो 1 हेक्टेयर का तालाब है, उसमें पर्याप्त मात्रा मछलियों को खुराक मिलती रहे तो कितनी बतखें पाली जा सकें कि जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खुराक भोजन मिलता रहे। तो इसका राइट आंसर देखो 500 से अधिक या फिर लगभग 300, लगभग 700 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको कमेंट में ये आंसर देना होगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करके आंसर देना होगा। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा लगभग 300 बतख पाली जा सकती हैं, जो एक बार में मछलियों को 1 हेक्टेयर तालाब में पाली गई मछलियों को पूर्ण खुराक दे सकती हैं। अगर आंसर को किसी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मधुमक्खियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अपनाई जाती है। मधुमक्खियों में से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अपनाई जाती है। तो इसमें दिया गया है स्मूथरिंग, स्पाइरिंग और ये झुंड और ए और सी दोनों। तो इसका आंसर अब आप बुआ फंस गए। देखो स्मूथरिंग तो स्पाइरिंग में नहीं रहती हैं, लेकिन मधुमक्खी झुंड बनाकर रहती है। कुछ लोग क्या कर देते हैं ए और सी दोनों स्मूथरिंग और झुंड में बेटा बहुत अंतर है, ये नहीं। इसका ये आंसर बिल्कुल सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो अगले सी आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कृषि प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्यम है। तो कृषि प्रणाली निम्नलिखित में किस प्रकार का उद्यम है, उद्यम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर देखो क्या है, आश्रित उद्यम, स्वतंत्र उद्यम, ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है। मतलब आश्रित उद्यम डिपेंडेंट होता है, तो ये आश्रित उद्यम ही कृषि प्रणाली पर आश्रित होता है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित क्षेत्र में पशुओं को चराने को क्या कहा जाता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र पशुओं को चराने को क्या कहा जाता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र पशुओं का डेयरी फार्म नहीं हो सकता, विविध खेती भी नहीं हो सकती, मिश्रित खेती भी नहीं हो सकती, तो क्या होगा पशुपालन खेती। इसका बी आंसर इज द राइट आंसर। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तो स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया, मैं बता दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। अगर अब चैनल पर नए हैं और अगर आने वाली और तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों को, हर दोस्त का भला करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली और सामाजिक आर्थिक कारक है। तो इसमें सामाजिक आर्थिक कारक पूछा गया है। तो पारिवारिक संरचना, शिक्षा, खाद्य वरीयता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी की क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखो बउआ कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर मिट्टी, आपके खेत की मिट्टी खराब हो जाए या फार्म की मिट्टी, कृषि फार्म की मिट्टी खराब हो जाए तो उसकी क्षमता आप कैसे बढ़ा सकते हैं। कार्बनिक तरीके से, अकार्बनिक तरीके से, गहन सिंचाई से, उपयुक्त सभी। देखो उपयुक्त सभी से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अकार्बनिक दिया गया है। और गहन सिंचाई से मिट्टी को ठीक किया जा लगभग ठीक किया जाता, लेकिन सुधारा नहीं जा सकता। अगर पूर्ण रूप से सुधारना है मिट्टी को और क्षमता को सुधारना है तो कैपेसिटी को, तो फिर उसका कार्बनिक आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, आप मिट्टी को सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन बुआ दिया गया है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है
कि बायोगैस, शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं क्लियर करा दूँ। देखो अब क्लियर हो रहा होगा। बायोगैस खाली स्थान ब्लैंक दिया गया, बायोगैस से बनी होती है, मतलब पूछा गया कि बायोगैस किससे बनी होती है। मीथेन प्लस CO2 नहीं होता है, CO2 नहीं होता है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन ये भी नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेन CO2 हाइड्रोजन सल्फाइड इसका आंसर। ये ध्यान रखना होगा, पेपर में पूछा ही जाएगा। फिर मत कहना कि सर मेरा नहीं हुआ और मैंने नहीं कर पाया, फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत खाली स्थान है, मतलब ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत उसमें पूछा गया है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत अगर आपको देखा जाए, सौर ऊर्जा पारंपरिक सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, या ए और बी दोनों हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्रोत अगर पूछा जाए तो नेचुरल गैस जो है वो आपका पारंपरिक स्रोत हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आंसर में किसी आंसर में आपको डाउट अगर समझ में आ रहा हो तो डाउट क्लियर ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी कमेंट में आंसर लेना देना बहुत अच्छा लगता है, और जब कोई बताता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, शुष्क कृषि प्रणाली में वार्षिक वर्षा खाली स्थान होती है। तो देखो बहुआ, शुष्क कृषि प्रणाली में वार्षिक वर्षा जो होती है वो लगभग 800 लेस देन 800 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर से कम होती, तो इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका ए आंसर इधर राइट आंसर 800 लेस देन 800 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली एक। देखो बउआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि आपको उलझाऊ और वैसे बोगस क्वेश्चन बताए गए, एकदम सटीक और श्योर क्वेश्चन बताए गए हैं। कृषि प्रणाली एक खाली स्थान है। कृषि प्रणाली क्या है? अब देखिए इसमें दिया गया परमाणु दृष्टिकोण, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोण, ए और बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र दृष्टिकोण। होलिस्टिक अगर देखा जाए तो होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, जिसका अगला क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन बहुत ध्यान रखना, पेपर गलत करके बिल्कुल नहीं आना, आपका इससे ही भला हो जाएगा और अच्छे खासे नंबर आ जाएगा। ये समझ लीजिए सेम पेपर आपको रखा मिलेगा। भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रणाली की सिफारिश क्यों की जाती है, मतलब कृषि प्रणाली की सिफारिश क्यों की जाती है? तो क्वेश्चन है उत्पादन बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, खेती को सस्ता तरीका, या फिर भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कृषि को इसीलिए कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए कि यहाँ की जनसंख्या 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है या आश्रित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी IFS का घटक नहीं है? देखो बउआ ध्यान देना, इसमें पूछा घटक नहीं है, ना कि इसमें पूछा गया कि घटक है। तो इसका घटक देखो क्या क्या है। इसका घटक ओलेरीकल्चर घटक है, बाड़ लगाना घटक है, विशेष खेती घटक है। घटक नहीं है मतलब रेशम उत्पादन, सेलेरीकल्चर इसका घटक नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से सोच समझ के आंसर देना, नहीं तो आप मिस्टेक कर गए तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अगला लास्ट सेशन बचा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपको क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कृषि, अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि के लाभ। तो देखो मिश्रित कृषि के लाभ पूछे गए यहाँ पे, फार्म शक्ति इसमें दिया फार्म शक्ति की प्रगति, सतत आय पर की प्रगति, बाजार पर निर्भरता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी कृषि में से कृषि के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
ये बहुत महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, पेपर में आएगा ही आएगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। इस क्वेश्चन को ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसमें दिया गया है ड्रामिंग किन पशुओं के बच्चों में किया जाता है। ड्रामिंग क्या होता है बच्चों? तो ड्रामिंग उसे कहते हैं जो छोटे बच्चों को, या अर्थात बफेलो मतलब बछड़ों, भैंस के बछड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए 8 से 9 महीने तक के बच्चों को का ट्रीटमेंट या रख रखाव किया जाता है, उसे ड्रामिंग कहा जाता है। इस स्थिति को ना करते हुए बच्चे मर भी जाते हैं, जैसे पेडरुआ वगैरह हो जाता है, पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। इन चीज़ों को बचाने के लिए, और पूछा गया किन पशुओं के बच्चों में किया जाता है, हमने बता ही दिया कि भैंस के बफेलो के बच्चों में किया जाता है, गोट के भी नहीं किया जाता है, सुअर में भी नहीं किया जाता है, घोड़ा में भी नहीं किया जाता है। तो किस में किया जाता है? भैंस के बच्चे में किया जाता है। अब देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सूकर पालन पिगरी में मादा का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर सूकर पालन करते हैं तो उसमें मादा का चयन करते समय किसका ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या है? देखो मादा, इसमें दिया गया मादा एक ही बार में कम बच्चे देने वाली हो, मादा एक ही बार में अधिक बच्चे देने वाली, ए और बी। तो आप भी जानते हैं कि एक बार में ऐसे दोनों क्वेश्चन नहीं हो सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण देखो, लोग क्या कर, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करके आते हैं कि सुअर में कोई भी हो प्रोडक्शन ज़्यादा दें, लेकिन इसमें क्या है, मादा एक बार में कम बच्चे पैदा करे तो वो मादा सबसे अच्छी मादा मानी जाती है। तो इसका ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भूल करके ये आना इसको। और अगला क्वेश्चन दिया गया सूकरों का प्रजनन काल गेस्टेशन पीरियड समझते ही, खाली स्थान होता मतलब कितने दिन का होता है गेस्टेशन, सूअरों का गेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है। भाई अब फंस गए, देखो अब ये आपको कमेंट में बताना होगा, इसका आंसर मैं कमेंट में देखूंगा कितने लोग देते हैं या नहीं देते हैं, और आपको वीडियो के अंत में मिल ही जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रमोट करें, ताकि हम आपको सारी क्लासें और बीएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए मैं आपको तैयारी कराता रहूं, ताकि जब आपका एक लाइक और वीडियो का शेयर ही हमारे बनाने का थोड़ा मन भी लगता है, तो ये अच्छा है कि आप देखते रहें। चलो मैं आंसर इसका बता ही देता हूँ कि 130 दिन भी नहीं होता है, 150 दिन भी नहीं होता, 142 दिन भी नहीं होता है, केवल 114 दिन होता है। मतलब 114 14 डेज सुअर का गेस्टेशन पीरियड होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सेशन। और अब हमारे ख्याल से अगर आपको फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अगर पेपर मिल भी जाए तो आप उसे एकदम से बहुत अच्छे ढंग से करके ही आएंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो के अगले सेशन में।